लास्ट टाइम हमने बैकग्राउंड में इमेज प्रॉपर्टीज देखी थी कि अगर आप कोई वेब पेज बनाते हैं और उस पर आप बैकग्राउंड लगाते हैं तो बैकग्राउंड के लिए जो इमेज आप सेटल करते हैं उसको किस किस तरह से आप अलाउ कर सकते हैं, कैसे आप उसकी पोजिशनिंग कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमने देखी थी। आज हम बात करते हैं बॉर्डर स्टाइल की। बॉर्डर जो किसी भी चीज को दिया जा सकता है, किसी टेक्स्ट लाइन को किसी को भी आप बॉर्डर दे सकते हैं। तो बॉर्डर देने के लिए कई सारे स्टाइल्स अवेलेबल होते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम कहते हैं, एक नया पेज ले लेते हैं, बेसिक एचटीएमएल टैग्स लगा लेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पर हमें बॉर्डर देना है अपने किसी भी टेक्स्ट को, तो एक लाइन हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, उसी को हम डिफरेंट स्टाइल में बॉर्डर दे करके दिखाएंगे आपको। बैकग्राउंड अटैचमेंट। बैकग्राउंड अटैचमेंट में देखिए हमने ये बताया था कि जब आप कोई भी पेज बनाते हो तो आप बैकग्राउंड की जो इमेज लेते हैं, वो इमेज लेते समय आप एक तो इस बात का ध्यान रखें कि वो इमेज भी उसी फोल्डर में सेव करिए, उसी लोकेशन पर सेव करिए जिस लोकेशन पर, जिस फोल्डर में आपने अपनी पिक्चर सेव की है, उसी पेज उसी जगह पर, जहां वहां सेव करिए जहां पर आपने अपना एचटीएमएल डॉक्यूमेंट भी सेव किया है। दोनों चीजें एक साथ एक लोकेशन पर सेव करने का एडवांटेज आपको ये मिलता है कि यहाँ पर आपको फाइल को सिर्फ नाम देना होता है, उसका पूरा एड्रेस देने की जरूरत आपको नहीं पड़ती है। जैसे हमने आपको बताया कि देखिए वेब पेज जब कोई भी बनता है तो कई सारे वेब पेज को मिलाकर के एक वेबसाइट बनती है। तो वेबसाइट का मतलब ये है कि ये एक पर्टिकुलर कंटेंट है जिसके अंदर नंबर ऑफ वेब पेजेस उसके इंडिविजुअल कंटेंट की तरह से आते हैं। अब आपका जो मेन फोल्डर होता है, एक कोई आप फोल्डर बनाते हैं, उसके अंदर सारे के सारे पेजेस एक जगह पर सेव करते हैं। और इसी तरीके से जितनी इमेजेस हैं उन इमेजेस को भी उसी फोल्डर में सेव करते हैं। जितनी आपने स्टाइल शीट बनाई हुई है, मतलब सीएसएस फाइल्स बनाई हैं, उन्हें भी उसी लोकेशन पर सेव करते हैं। सेम लोकेशन पर फाइल्स को सेव करने का एडवांटेज आपको ऐसे ही मिलता है कि जब आप फाइल का नाम देते हैं तो यहाँ पर आपको सिर्फ नाम देना होता है, एड्रेस देने की जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि अगर आप पूरा एड्रेस देंगे, अब आप हो सकता है दिमाग में आपके ये आ रहा हो कि अगर हम पूरा एड्रेस दे ही दें तो क्या प्रॉब्लम है। पूरा एड्रेस देने से प्रॉब्लम आपकी ये होती है कि जब इस वेबसाइट को आप अपलोड करेंगे, अभी मान लीजिए हम वेबसाइट बना रहे हैं, कई सारे वेब पेजेस को इकट्ठा करके एक वेबसाइट में रखेंगे और उस वेबसाइट को हम इंटरनेट पर अपलोड करेंगे, जिसे हम कंप्यूटर की भाषा में बोलते हैं पब्लिश करना, कि हम अपनी वेबसाइट को पब्लिश करेंगे। तभी तो लोग आपकी वेबसाइट को दुनिया भर में देख सकेंगे। तो जब आप अपनी वेबसाइट को पब्लिश करेंगे, उस समय पर अगर आपने ये रिलेटिव एड्रेस दिया है, मतलब वो पूरा का पूरा इस फोल्डर के अंदर, इस फोल्डर के अंदर ये करके दिया है, तो पब्लिश करने के बाद साइट पर इमेजेस नहीं दिखाई देती हैं, क्योंकि वो रिलेटिव एड्रेस सक्सेसफुली अपलोड नहीं हो पाता है। होता क्या है कि भाई आपकी ये साइट जो आप बनाते हैं, इस साइट को आप किसी एक वेंडर के थ्रू उसे पब्लिश कराते हैं। तो वो जब आपकी साइट को उठाते हैं तो रिलेटिव एड्रेस अगर आप डालते हैं तो आप साइट को सक्सेसफुली नहीं दिखा पाते, इमेजेस एक्सप्लोर नहीं होती हैं, या जो भी चीज का आपने एड्रेस दिया वो एड्रेस वहां पर आता नहीं है, सही तरीके से आपकी साइट को अपलोड होने में हेल्प नहीं करता है। तो इसीलिए आपको एब्सोल्यूट एड्रेस देना होता है, माने आपको सिर्फ फाइल का नाम देना होता है। तो फाइल का नाम देने से आपको दो फायदे, पहला तो ये हो गया कि आप एड्रेस के पछड़े में ही नहीं पड़ते हैं, और दूसरा यहाँ भी आपको ज्यादा नहीं लिखना पड़ता। बस आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो भी आपका मेन फोल्डर है, जो भी एक कोई फोल्डर आप बनाते हो, उस फोल्डर के अंदर ही सारी इमेजेस, सारे पेजेस, सारी स्टाइल शीट्स या जो कुछ भी आप बना रहे हैं सब एक फोल्डर के अंदर ही आपको रखना होता है। ठीक है। तो अब बैकग्राउंड इमेज हमने बनाई तो देखिए हमें सिर्फ bg.jpg नाम की फाइल का नाम लिखना पड़ा, और हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना पड़ा। तो नाम लिख दिया, इस बात का ध्यान रखते हुए कि ये bg.jpg फाइल उसी फोल्डर में सेव्ड है जहां हमारी ये फाइल सेव्ड है, css_bg। ये जो हमने एचटीएमएल डॉक्यूमेंट बनाया ये भी उसी जगह पर सेव्ड है। अब जब आप कोई बैकग्राउंड अटैचमेंट यहाँ पर हम देते हैं और हम उसको यहाँ पर, अगर हम उसे यहाँ पर फिक्स नहीं करते हैं, नॉर्मल हमने अपना रखा हुआ है, तो क्या होता है, हम इसे सेव कर रहे हैं और अब आपको ये फाइल हम यहाँ पर दिखा रहे हैं कैसे ये दिखाई देगी। अब जब ये फाइल हमारी है तो अंडरस्कोर में bg.jpg फाइल ये दिख रही है और ऊपर कंटेंट लिखा हुआ है।
जब अटैचमेंट फिक्स नहीं होता है तो आप जब कंटेंट को स्क्रॉल करते हैं तो कंटेंट भी स्क्रॉल होता है और उसके साथ साथ बैकग्राउंड भी स्क्रॉल होती है। अब बैकग्राउंड इमेज का जो साइज था उतने तक तो बैकग्राउंड दिखती रही, उसके बाद अगर यहाँ पर कोई बैकग्राउंड फाइल नहीं लगाई थी तो बैकग्राउंड व्हाइट कलर का ही दिखाई देगा, ऑब्वियसली नॉर्मल दिखाई देगा। पर अगर आप यहाँ पर इसको कर देते हैं कुछ इस तरह से, कैसे, यहाँ कह देते हैं इसको कि हम इसका अटैचमेंट क्या करना चाहते हैं, फिक्स्ड रखना चाहते हैं। जब हम इसे फिक्स रखते हैं, हम इसे सेव कर रहे हैं, ब्राउजर विंडो में आएंगे हम, और यहाँ पर आकर के अब हम इसे रिफ्रेश करके दिखा रहे हैं आपको। तो देखिए अब जब हम इसे स्क्रॉल कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कंटेंट केवल ऊपर और नीचे जा रहा है, पिक्चर अपनी जगह पर आप देख रहे हैं कि फिक्स है, वो पिक्चर स्क्रॉल नहीं हो रही है। तो अटैचमेंट फिक्स कर देने से आपको ये एडवांटेज होता है कि सिर्फ कंटेंट आपका स्क्रॉल होता है लेकिन इमेज फिक्स हो जाती है। हाँ बताएं स्वाति, क्या क्वेश्चन है आपका? मैम इसको एक बार फिर से बता दें। चलिए देखिए, बैकग्राउंड के लिए हमने आपको 3-4 प्रॉपर्टीज यहाँ बताई थी। जैसे पहले हमने यहाँ पे बताया था बैकग्राउंड इमेज। फ्यूजन हो रहा है थोड़ा। नहीं आप ऐसा करिए कि जो आप बोल रही हैं जी वो चैट बॉक्स, हाँ आप बताइए क्या कह रही हैं, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी, आप बोलिए। मैम, ये जो बैकग्राउंड आपने जब चेंज करके ये वाइट पेपर पे दोबारा आ गया था, वो मैम उसको एक बार फिर से बता दीजिए। व्हाइट पेपर पे दोबारा आ गया था? समझी नहीं आपका क्वेश्चन, आप क्या कह रही हैं? जी अभी बैकग्राउंड चेंज किया था आपने। नहीं हमने बैकग्राउंड नहीं चेंज किया। देखिए हम दिखाते हैं, अब आप चलिए अच्छा दोबारा से समझ लीजिए इस चीज को। जब हम अपने, ये देखिए यहाँ पर हमने एक स्टाइल टैग के अंदर सीएसएस के थ्रू स्टाइलिंग की हुई है। यहाँ स्टाइल में हमने ये बताया है कि बैकग्राउंड के लिए कौन सी इमेज लीजिएगा, ठीक है। अभी हम ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ से हटा दे रहे हैं, अगर जरूरी नहीं है कि आप इमेज ही लें, हो सकता है कि आप बैकग्राउंड को कोई कलर देना चाहें। अगर आपको बैकग्राउंड को कोई कलर देना होता है तो सिर्फ आप यहाँ पर बैकग्राउंड कलर ऐसे लिख देते हैं और जो भी कलर आप यहाँ देते हैं वो कलर आ जाता है। जैसे हमने यहाँ पर बैकग्राउंड कलर लिख रखा है एक्वा। इसको हम सेव कर रहे हैं और अपने पेज पर हम जाकर के देखते हैं। आपको हम अभी यहाँ पर दिखाते हैं, हमने इसको रिफ्रेश किया हुआ है। तो अभी देखिए यहाँ पर क्या दिखा रहा है, अभी तो यहाँ दिखा रहा है व्हाइट कलर, बाय डिफॉल्ट व्हाइट कलर ही आता है। लेकिन आप चाहते हैं कि एक बैकग्राउंड में कलर आ जाए, तो उसके उस कलर को देने के लिए आप चाहें तो यहाँ से बॉडी टैग में एक एट्रीब्यूट लगा देते हैं, बीजी कलर। बीजी कलर इज इक्वल टू जो भी कलर आप डबल कोट्स में यहाँ डाल देंगे वो कलर जी आपकी फाइल पर यहाँ अप्लाई हो जाएगा। सेव करेंगे, फिर हम उसी विंडो में जा रहे हैं अपने ब्राउजर विंडो की, और यहाँ रिफ्रेश कर रहे हैं तो बैकग्राउंड पे वो कलर आ जाएगा। एक्वा नहीं आ रहा, दूसरा कलर ले लेते हैं। मैम BHG हो गया है। अच्छा कलर भी चेंज कर देते हैं, एक्वा कभी कभी नहीं लेता, कोई दूसरा कलर ले लेते हैं, सेव कर देते हैं। तो ये कलर आपका जो है देखिए यहाँ पर आ रहा है ना। अब मान लीजिए आपने कहा कि हमें सिंपल कलर नहीं चाहिए था, हम कोई ग्राफिक फाइल दिखाना चाहते थे। तो कोई ग्राफिक फाइल के लिए आपके पास कंप्यूटर में कोई फाइल होनी चाहिए। आपकी फाइल जहां भी है आप उस फाइल को उसी फोल्डर में सेव कर लीजिए जिस फोल्डर में आपने पेज बनाया हुआ है। और अगर आपके पास आपने फाइल ऑलरेडी सेव कर ली है तो फिर आप यहाँ सीएसएस के थ्रू जाकर के कह सकते हैं कि बैकग्राउंड के लिए आपको जब फाइल देनी होती है तो बैकग्राउंड इमेज कहते हैं, और उसके बाद में URL कोलन के बाद ऐसे लिखना पड़ता है URL, और फिर यहाँ पर फाइल का नाम डबल कोट्स में ब्रैकेट के अंदर दे दिया जाता है। ऐसा करने से क्या होता है, ऐसा करने से आपकी जो फाइल होती है उसका जो भी साइज होता है उस साइज की फाइल आपको पूरी पेज, जितने पेज को, जितने हिस्से को कवर कर सकती है उतने हिस्से को वो कवर कर रही होती है। कैसे कवर करती है यहाँ पर दिखा देते हैं कि ये देखिए आपने किया। अब यहाँ पर बैकग्राउंड फाइल आ रही है और हम स्क्रॉल करते हैं तो देखिए फाइल का अपना एक साइज होता है, कंटेंट बहुत ज्यादा है, ज्यादा चीजें लिखी हुई हैं, तो फाइल का साइज होने की वजह से क्या है कि फाइल यहाँ तक तो पूरी आई और उसके बाद क्या हुआ
फाइल फिर से रिपीट होने लगी। ये देखिए नीचे फिर से सेम इमेज रिपीट हो रही है। तो बैकग्राउंड की इमेज जो होती है साइज के हिसाब से स्क्रीन पर दिख रही होती है, और जब वो एक एरिया कवर कर लेती है और फिर भी पेज का हिस्सा बचा होता है तो वही पेज पे इमेज रिपीट होने लगती है। जैसे देखिए पूरी इमेज यहाँ तक आई और फिर दोबारा से यहाँ पे वही इमेज शुरू हो गई। अगर इस फाइल का साइज और छोटा होता तो ये टाइल्स के रूप में स्क्रीन पर छोटे छोटे बहुत सारे इमेजेस बन जाते। तो इस चीज को ही ओवरकम करने के लिए वैसे तो हम बड़ी फाइल की साइज ही लेते हैं, लेकिन आप कितना भी बड़े के फाइल की साइज ले लेंगे तो भी आपको तभी भी आपको प्रॉब्लम होगी। हाँ, तो अतुल वही बता रहे हैं कि जब आप यहाँ पर ये लिख देते हो, जब आप ये लिखते हो बैकग्राउंड इमेज, तो इससे आप क्या कहते हो कि बैकग्राउंड में इमेज लगाइए। कौन सी लगाइए? ये वाली लगाइए। उसे कैसे मिलेगी? जब आप यूआरएल लिख देते हो। यूआरएल यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, माने कंपलसरी है, ये आपको लिखना है। जब आप यूआरएल लिखेंगे तभी फाइल का नाम यहाँ पर देने से वो फाइल को आपके सिस्टम से फेच करके ले आएगा। पर हमें प्रॉब्लम ये है कि हमने इतने बड़े साइज की फाइल लगाई, पर क्योंकि उसके ऊपर जो हमने कंटेंट लिखा है वो बहुत ज्यादा लिखा है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ये हो रही है कि फाइल रिपीट हो रही है। मतलब अगर वो एक इमेज है टेम्पल की या गुरुद्वारे की तो वो बार बार आ रही है। हम चाहते हैं वो पिक्चर बार बार ना आए, एक बार ही वो दिखे, उसके बाद ना दिखे। तो उस सिचुएशन में अगर आप बैकग्राउंड की इमेज को बार बार नहीं देखना चाहते हैं तो यहाँ क्या लिख देते हैं? जब हम लिख देते हैं बैकग्राउंड रिपीट कोलन नो रिपीट, ये लिखा जाता है। नो रिपीट से क्या होता है कि आपकी इमेज जो भी साइज है वो एक बार स्क्रीन पे आएगी, जितनी बड़ी है उतनी बड़ी आएगी, और उसके बाद जो है फिर वो रिपीट नहीं होगी। टाइल्स में आती है, अगर छोटी होती है तो टाइल्स में आती है, लेकिन जब आप बैकग्राउंड रिपीट लिख देते हो नो रिपीट, तब फिर नहीं आती है वो टाइल्स के रूप में। तो अब हमने यहाँ पे नो रिपीट किया हुआ है और हम यहाँ आएंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए हमारी बैकग्राउंड की फाइल एक बार आई और उसके बाद रिपीट नहीं हुई। पर पेज क्योंकि अभी बचा हुआ है तो बैकग्राउंड में कौन सा कलर दिख रहा है? वही कलर जो बॉडी टैग में हमने दे दिया था। तो इससे हम ये चीज भी बताना चाहते हैं आप लोगों को कि एक ही वेब पेज पर बैकग्राउंड का कलर और आप बैकग्राउंड इमेज दोनों देते हैं तो इमेज तब तक दिखती है जब तक वो आ सकती है, लेकिन अगर इमेज छोटी रह गई और कंटेंट ज्यादा है तो फिर इमेज खत्म हो जाती है। ये देखिए, और कंटेंट के नीचे वो बैकग्राउंड कलर आ जाता है जो बैकग्राउंड कलर दे दिया है, मगर पिक्चर अब रिपीट नहीं होगी, ये एक ही बार आएगी। इसका साइज इतना बड़ा है, ये पूरी पिक्चर इतनी बड़ी है, पर अब उसके बाद ये दोबारा नहीं आएगी। अब समस्या ये है हमें कि हम देख रहे हैं कि जब हम स्क्रॉल करते हैं, हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं या नीचे से ऊपर की तरफ आते हैं, तो क्या होता है कि इससे जो है, हाँ बता रही हूँ, यही बता रही हूँ। तो इससे क्या होता है कि जब हम स्क्रॉल करते हैं तो देखिए पिक्चर भी बैकग्राउंड के ऊपर की तरफ जा रही है और जो टेक्स्ट हमने लिखा है वो भी ऊपर की तरफ जा रहा है। ये देखिए, स्क्रॉल करने पर, नीचे से ऊपर की तरफ जाने पर या ऊपर से नीचे की तरफ आने पर पिक्चर जो बैकग्राउंड में लगी हुई है ग्राफिक और साथ साथ टेक्स्ट दोनों मूव करते हैं। हम चाहते हैं बैकग्राउंड इमेज ना मूव करे। जैसे ये गुरुद्वारे की इमेज लगी हुई है तो हम चाहते हैं ये अपनी जगह पर फिक्स रहे, लेकिन इसके ऊपर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो ही हमारा स्क्रॉल होने पर ऊपर की तरफ शिफ्ट हो या नीचे की तरफ शिफ्ट हो। जब आपको ऐसा करना है तब आप यहाँ क्या करेंगे? तब आप यहाँ पर लिख देंगे बैकग्राउंड अटैचमेंट। तब आपको बैकग्राउंड अटैचमेंट लिखना होता है। बैकग्राउंड में जो इमेज आपने लगाई है उसको यदि आप फिक्स कर देना चाहते हैं, उसको आप नहीं चलाना चाहते हैं, लेकिन उसके ऊपर लिखे हुए टेक्स्ट को ही मूव कराना चाहते हैं, तो बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स्ड लिख देने से बैकग्राउंड फिक्स हो जाती है। कुछ इस तरह से हम इसे सेव कर रहे हैं और यहाँ पर आकर के अब हम अपनी विंडो में आके इसे रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए रिफ्रेश करने पर क्या होगा कि अब जब हम स्क्रॉल करेंगे माउस के व्हील से तो देखिए इमेज नहीं बढ़ रही है, इमेज वहीं पर है, जो आपने उसके ऊपर लिखा हुआ है वो कंटेंट ही ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ आ रहा है। तो फिक्स्ड लिखने से बैकग्राउंड इमेज फिक्स हो जाती है, स्टिल हो जाती है, एक जगह पर लगी रहती है, मूव नहीं करती है। क्लियर है आप सबको? यस मैम। यस मैम। चलिए अब हम बॉर्डर देने की बात करते हैं कि अगर हम किसी भी लाइन को बॉर्डर देना चाहते हैं तो किस किस तरह के आप बॉर्डर्स दे सकते हैं। एक लाइन को कई तरीके के बॉर्डर CSS की मदद से दिए जा सकते हैं। कैसे देते हैं? यहाँ पर हम एक लाइन लिख लेते हैं,
एक नया पेज हमने बनाया, हम कुछ ज्यादा नहीं, बस हम यहाँ पर एक लाइन लिख दे रहे हैं, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, बस इतना ही हमने यहाँ पे लिख दिया है। ये एक लाइन हमने लिखी है और हम चाहते हैं इसे डिफरेंट स्टाइल बॉर्डर्स के देना। तो कई सारे स्टाइल्स में बॉर्डर देते हैं, जैसे पहला स्टाइल हम यहाँ ले रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको पता ही है कि आपको स्टाइल टैग की जरूरत पड़ेगी, तो स्टाइल टैग हमने यहाँ पे लगाया, क्योंकि सीएसएस में जब आप इंटरनल स्टाइलिंग करते हैं तो सारा काम स्टाइल टैग के अंदर ही करते हैं। अब आपको किसे बॉर्डर देना है, हमें देना है, हम इसे पी से स्टार्ट कर दे रहे हैं, पी टैग लगा दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम पी टैग को ये बॉर्डर देना चाहते हैं, तो इसके लिए यहाँ पर भी पी टैग लगाएंगे और कर्ली ब्रेसेस में अपना स्टाइल डालेंगे जो भी है। तो यहाँ पर हम देना चाहते हैं एक डैश्ड बॉर्डर, तो डैश्ड बॉर्डर अगर हमें देना है तो हम क्या लिखेंगे, बॉर्डर स्टाइल, सॉरी बॉर्डर स्टाइल। और बॉर्डर स्टाइल में किस तरह का बॉर्डर स्टाइल देना है, कोलन के बाद में हम लिखेंगे डैश्ड और इसे हम क्लोज कर देंगे। सेव करेंगे, CSS बॉर्डर के नाम से हम इसको सेव कर रहे हैं। .html एक्सटेंशन आप लगाएं या ना लगाएं वो अटैच हो जाएगा अगर आपने पहले से लैंग्वेज सेट की हुई है, पर हम इस डाउट में नहीं पढ़ना चाहते हैं, इसलिए सेफ साइड चलने के लिए हमने कहा पता नहीं किसी को अगर हमें नहीं याद रहे या कुछ भी है तो .html एक्सटेंशन हम अपनी तरफ से इसीलिए दे देते हैं ताकि हम सेफ साइड रहें। ठीक है, अब यहाँ जो है ये हमने यहाँ पर एक लाइन लिखी है, इसके लिए हमने कहा बॉर्डर स्टाइल क्या कर दीजिए, डैश कर दीजिए। अब हम इसे देखेंगे कि ये बॉर्डर स्टाइल हमारा डैश हुआ या नहीं। तो हम फाइल का नाम यहाँ पर दे रहे हैं, ये फाइल है हमारी बनी हुई। तो ये देखिए जो भी लाइन हमने लिखी थी, अभी दिखाते हैं आपको, ये देखिए जो लाइन लिखी थी उसके किनारे किनारे ये डैश्ड लाइन वाला एक ब्रोकन लाइन का बॉर्डर आ गया। अब इस बॉर्डर को अगर आपको कलर भी देना है तो कलर भी आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। कलर देने के लिए फिर से एक बार बॉर्डर जैसे हमने कहा कि सिर्फ नीचे की तरफ हमको कलर देना है, तो बॉटम साइड अगर आपको कलर देना है तो बॉर्डर बॉटम कलर देंगे, जो भी कलर देना है वो कलर आप यहाँ से दे देंगे, सेमीकोलन लगाएंगे, सेव करेंगे और अपनी विंडो में आकर के ब्राउजर के विंडो में हम रिफ्रेश करेंगे तो देखिए बॉर्डर कलर जिसको भी हमने दिया था वहां पर ये बॉर्डर कलर आ गया। तो लेफ्ट राइट टॉप बॉटम चारों तरह के बॉर्डर आप बॉर्डर का कलर दे सकते हैं। ये तो हो गए बॉर्डर के स्टाइल की बात, केवल अगर आपने डैश्ड बॉर्डर दिया है। आप लोग प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी में नोट करते जाइए अगर कॉपी में नोट कर रहे हैं तो। डैश्ड बॉर्डर के बाद में अब हम नेक्स्ट बॉर्डर की बात करते हैं। नेक्स्ट बॉर्डर है हमारा सॉलिड बॉर्डर। हमें एक पूरा सॉलिड बॉर्डर, मतलब ये डैश वाली लाइन नहीं चाहिए थी, एक प्लेन लाइन चाहिए थी, तो फिर डैश की जगह पर हम लिख सकते हैं सॉलिड ऐसे और सेव करेंगे। बॉटम बॉर्डर को ही अभी हमने कलर दिया और कुछ नहीं। यहाँ आएंगे और अपने ब्राउजर विंडो में आकर के इसे रिफ्रेश करेंगे तो देखिए बॉर्डर आ गया बिल्कुल वैसे, एक सॉलिड लाइन आ गई है। आप बॉर्डर अगर अलग अलग देना चाहते हैं जैसे जरूरत के हिसाब से होता है, अभी मान लीजिए हमने कहा बॉटम को भी यही देना है और टॉप कलर भी हमको रेडी रखना है। और मान लीजिए लेफ्ट को कलर देना है सपोज ग्रीन और राइट को भी ग्रीन कलर देना है। सेव करेंगे, ब्राउजर विंडो पे जाकर के रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए लेफ्ट और राइट ग्रीन बॉर्डर हो गया है और टॉप बॉटम रेड कलर का बॉर्डर आ गया है। इसके बाद में ये सॉलिड बॉर्डर है। सॉलिड बॉर्डर के बाद में तीसरे टाइप का बॉर्डर जो है वो है हमारा डबल बॉर्डर। डबल लाइन अगर आप बॉर्डर की देना चाहते हैं तब आप यहाँ पर डबल बॉर्डर का यूज करते हैं। सेव करेंगे,
तो डबल लाइन का बॉर्डर आपका देखिए यहाँ पर आ गया सेम कलर स्पेसिफिकेशंस के साथ, क्योंकि कलर में हमने कोई चेंज अभी किया ही नहीं है। डबल बॉर्डर के बाद में नेक्स्ट है, आप लोग भी प्लीज नोट करते जाइएगा अपने उसमें कॉपी में या जो भी आपके पास कुछ अपना रखा हो तो उसमें नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट बॉर्डर है हमारा यहाँ पर ग्रूव बॉर्डर। ग्रूव भी एक स्टाइल होता है जिसमें आप अपने डेटा को, ये देखिए थोड़ा सा ज्यादा डार्क होता है और थोड़ा सा ऐसा लगता है कि शाइन कर रहा है, हालांकि कोई ऐसा स्पार्कल वाला इफेक्ट नहीं है, बट लिटिल बिट शाइनिंग इफेक्ट होता है। तो ये ग्रूव बॉर्डर भी एक स्टाइल होता है जिसमें आप डेटा को बॉर्डर लगा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिज। रिज बॉर्डर है, ये ब्राइट है, ये ज्यादा ब्राइट है, कलर्स को ज्यादा ब्राइट दिखाता है, ये रिज स्टाइल है। एक्चुअली ये जो ग्रूव और रिज स्टाइल होते हैं ये थोड़ा एम्बॉज और एनग्रेव्ड इफेक्ट में आते हैं। ग्रूव जो होता है वो थोड़ा सा शेडो के साथ आता है, लेकिन शेडो उसपे डार्क शेडो होती है, और जो रिज इफेक्ट होता है उसपे शेडो उतनी ज्यादा नहीं आती, तो कलर की ब्राइटनेस ज्यादा होती है। तो ये अलग अलग तरीके के इफेक्ट्स हैं। नेक्स्ट हमारा इफेक्ट है इनसेट इफेक्ट। सेव करेंगे और रिफ्रेश करेंगे। तो इनसेट इफेक्ट में देखिए जो कलर हमने सिलेक्ट किया है टॉप बॉटम के लिए या लेफ्ट राइट के लिए, अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे टॉप बॉर्डर जो होता है वो आपका डार्क है और बॉटम बॉर्डर थोड़ा लाइट है, ब्राइट है ज्यादा। इस तरीके से लेफ्ट वाला ज्यादा डार्क है और राइट वाला थोड़ा ब्राइट है। तो ये जो है आपका इंसेट इफेक्ट का, इंसर्ट बॉर्डर का इफेक्ट होता है जब आप इंसेट स्टाइल यहाँ पर अप्लाई करते हैं। इंसेट के बाद में नेक्स्ट हमने लिया यहाँ पे आउटसेट। तो ये रिवर्स कर देता है, इनसेट में ऊपर वाला डार्क है नीचे वाला लाइट है, आउटसेट में ऊपर वाला लाइट हो जाता है नीचे वाला डार्क हो जाता है। तो ये सारे आपके स्टाइल्स हैं, आप बॉर्डर किस तरीके से देना चाहते हैं आपकी मर्जी है। आपको जो भी स्टाइल पसंद हो वो आप लगाते हैं। और यूजली हम लोग क्या करते हैं कि जो है जैसी भी जरूरत हो, क्योंकि चीजों को इम्प्रेसिव मैनर में हमें दिखाना होता है, तो इसलिए हम ये सारी चीजें अप्लाई करते हैं जरूरत के हिसाब से। नेक्स्ट हमारा, अब ये बॉर्डर अगर हमने लगाया है और हम चाहते हैं कि बॉर्डर की विड्थ भी हमारे हिसाब से हो, तो बॉर्डर की विड्थ भी हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए हमने सिंपल सपोज कह दिया, सॉलिड इफेक्ट दे दिया हमने, और कलर वलर भी हमने मान लीजिए यहाँ पे लगा रखा है। अब अगर हम चाहते हैं कि बॉर्डर की विड्थ हम चेंज करें, तो बॉर्डर की विड्थ को चेंज करने के लिए बॉर्डर बॉटम विड्थ, लेफ्ट विड्थ, राइट विड्थ और टॉप विड्थ, या अगर चारों का नहीं है तो अलग से आप क्या कह दीजिए, बॉर्डर विड्थ। तो जो बॉर्डर विड्थ आप देंगे वो बॉर्डर विड्थ आप पिक्सेल्स में देंगे। अब ये डिपेंड करता है कि आपको कितनी बॉर्डर विड्थ देनी है, या फिर आप बॉर्डर विड्थ दे सकते हैं अलग अलग, जैसे कि थिक है या थिन है, इस तरह से भी आप यहाँ पे बॉर्डर की विड्थ डिफाइन कर सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे रख दिया एक पहले कह दिया हमने थिन। थिन ऑब्वियसली पतला बॉर्डर दिखाएगा आपको। ये देखिए बॉर्डर तो आ गया, लेकिन एक थिन लाइन, एक थिन लाइन आपकी आती है। थिन लाइन का मतलब ये है कि ये जो है आपकी एक हेयर लाइन आती है, बाल के बराबर पतली लाइन आप बॉर्डर की तरह से लगाते हैं। थिन की जगह पर आप मीडियम भी दे सकते हैं। तो ये देखिए उससे ज्यादा थिक हो गई है। और इसके अलावा आप थिक कह सकते हैं, या आप जो है अपना मर्जी से जितना भी आपको रखना है थिक कह देते हैं, फिर या फिर जो भी हमारी चॉइस है, मतलब हम पिक्सेल्स में देना चाहें तो पिक्सेल्स में भी दे सकते हैं। सेव करेंगे, यहाँ आएंगे और रिफ्रेश करेंगे। ये थिक बॉर्डर लाइन है आपकी। तो थिन है, मीडियम है, थिक है। और उसके अलावा अगर आपने कहा नहीं हम अपने हिसाब से बॉर्डर की थिकनेस डिसाइड करना चाहते हैं, तो फिर आप थिन मीडियम थिक मत दीजिए। उसके अलावा फिर आप यहाँ पर पिक्सल्स में बॉर्डर की विड्थ डिफाइन कर दीजिए, कि जैसे हमने कहा कि भाई हमें 5 पिक्सल्स का रखना है। सेव करेंगे, यहाँ आएंगे और रिफ्रेश कर देंगे।
ज्यादा कर देती हूँ। मान लीजिए हमने कहा 8 पिक्सल्स। ये देखिए, तो बॉर्डर की आपने स्टाइल डिसाइड किया, आपने बॉर्डर का जो है यहाँ पर विड्थ डिफाइन करी, बॉर्डर का कलर हम आपको बता चुके हैं। और आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। मतलब आप जरूरी नहीं है कि आप चारों बॉर्डर एक जैसे रखें। अब मान लीजिए आपने कहा कि हम टॉप बॉर्डर को किसी और तरह से रखना चाहते थे, बॉटम को किसी और तरह से रखना चाहते थे, तो वो भी सारी चीजें आप कर सकते थे। कि जैसे आपने यहाँ पर दे दिया, मान लीजिए बॉर्डर विड्थ 8 पिक्सल्स रखनी है, बॉर्डर टॉप कलर आपने ये दिया। फिर आपने कहा बॉर्डर बॉटम विड्थ आपने कह दिया, मान लीजिए फिर से यहाँ पर कह दिया आपने, सपोज 2 पिक्सल्स या 3 पिक्सल्स कर देते हैं, और इसको कलर दे दिया। इसके बाद में फिर आपने कहा बॉर्डर लेफ्ट विड्थ को आपने यहाँ पे कह दिया 5 पिक्सल्स, और लेफ्ट कलर दे दिया। और बॉर्डर राइट विड्थ भी आपने 3 पिक्सल्स की दे दी। सेव करेंगे, अपने ब्राउजर की विंडो में आएंगे और यहाँ से आके रिफ्रेश करेंगे, है ना। तो बॉर्डर के एक एक सेक्शन को पूरी तरह से आप डिसाइड कर सकते हैं, आपको जो भी देना है आप हिसाब से अपने अप्लाई कर सकते हैं, जो भी बॉर्डर का आपको स्टाइल लेना है। तो इस तरह से आप बॉर्डर लगाते हैं और काम कर सकते हैं। ये तो हो गई हमारी बॉर्डर की प्रॉपर्टीज। वैसे कई बार ऐसा होता है, जैसे हम कोई शेप बनाते हैं, कोई मान लीजिए हमने कोई राउंड शेप बनाई है, तो उसको भी हम बॉर्डर है, शेडो है, सब दे सकते हैं। तो वो सारी चीजें भी की जा सकती है, लेकिन वो अभी हम नहीं देखेंगे, अभी सिर्फ हम बॉर्डर की बात करें लाइंस के साथ में। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं ब्लॉक प्रॉपर्टीज की। सीएसएस में या एचटीएमएल डॉक्यूमेंट बनाते समय आप ब्लॉक के फॉर्म में भी टेक्स्ट लिखते हैं। जब एक टेक्स्ट ब्लॉक के फॉर्म में लिखा जाता है तो वहां पर एक सेक्शन की तरह से टेक्स्ट आता है, और उसको इसीलिए ब्लॉक बोला जाता है। तो ब्लॉक कैसे आप दिखाना चाहते हैं, कैसा रखना चाहते हैं, किस किस तरह से ब्लॉक की आप क्या प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हैं या क्या दे सकते हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। वापस से अपने पेज पर हम जाते हैं। ये आप चाहे तो आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और यहाँ तो हमने ये किया हुआ है इतना, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप माने अलग अलग सब कुछ करिए या सबको देने की जरूरत ही है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप चाहें तो सिर्फ जैसे हमने चारों चीजों को कलर दिया, आप सब चारों को नहीं देना अलग अलग कलर। आप चाहते हैं सेम कलर आए, तो सेम कलर देने के लिए आपको फिर यहाँ पर बॉर्डर बॉटम कलर, बॉर्डर टॉप कलर, बॉर्डर राइट कलर और बॉर्डर लेफ्ट कलर देने की जरूरत नहीं है। ये तो हमने आपको बता दिया कि आप चाहें तो चारों बॉर्डर्स को अलग अलग कलर दे सकते हैं, अलग अलग विड्थ दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं देना है तो ये सारा काम एक बार में कैसे कर सकते थे, वो भी आप यहाँ पे हम दिखा देते हैं। इसके लिए हम एक नया पी टैग लगा रहे हैं, और कुछ नहीं आपको करना था। सबसे पहले आप बॉर्डर स्टाइल लेते, हमने कहा हमें बॉर्डर का स्टाइल कैसा चाहिए, तो यहाँ से हमने ले लिया बॉर्डर स्टाइल। बॉर्डर स्टाइल मान लीजिए हमने यहाँ पे रख दिया डैश्ड। फिर बॉर्डर का कलर, तो बॉर्डर का चारों को बॉर्डर का कलर एक सा रखना है, तो मान लीजिए यहाँ पे रख दिया हमने ब्लू। फिर बॉर्डर का हमको विड्थ देना है, चारों तरफ का एक जैसा रखना है, तो आप कह दीजिए यहाँ पे 5 पिक्सल्स। पॉइंट से भी आप बॉर्डर दे सकते हैं। और ये सारी चीजें करने के बाद इसे सेव करेंगे। अभी फिलहाल ऊपर वाले को हम डिसेबल कर रहे हैं। कैसे डिसेबल कर रहे हैं, ये हमने बताया था कि एंगुलर ब्रैकेट एक्सक्लेमेशन मार्क डैश डैश लगा के शुरू करेंगे, और जहां तक करना है फिर डैश डैश लगा के एंगुलर ब्रैकेट को अगर आप क्लोज करेंगे तो इस तरह से बी उतना सेक्शन पूरा का पूरा डिसेबल हो जाएगा। अब जो आपको ग्रीन दिख रहा है इसका काम नहीं हो रहा है, इसका काम होगा। यहाँ हमने सिर्फ 3 चीजें की हैं। हमने एक स्टाइल डिसाइड किया है, हमने कलर डिसाइड किया है बॉर्डर का, और हमने विड्थ डिसाइड किया है। सेव करेंगे, पेज पर आएंगे, क्रोम पर रिफ्रेश करेंगे, तो ये देखिए जिस तरह का बॉर्डर भी आपने होगा, तो एक
जैसा भी दे सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि अलग अलग ही देना है। तो एक अलग अलग देना है तो अलग अलग लेंगे, और अगर एक जैसा देना है तो आप एक जैसा बॉर्डर भी दे सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लॉक प्रॉपर्टी की। अगर हमने ब्लॉक के फॉर्म में कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है तो हम कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले पता ही है आपको कि अगर ब्लॉक के फॉर्म में टेक्स्ट लिखना है तो उसके लिए हम div टैग का यूज करते हैं। div टैग को यूज करने के लिए यहाँ पर एक नया हम पेज बना ले रहे हैं। सबसे पहले लैंग्वेज चेंज करेंगे यहाँ पर ये, उसके बाद में यहाँ पर अपने बेसिक टैग्स लगाएंगे। ये हो गया। अब बताइए हमें कि अगर हमें इंटरनल स्टाइलिंग करनी है तो यहाँ अपना स्टाइल टैग भी हमको यूज ही करना है। एक लाइन यहाँ पर कुछ भी हम लिख लेते हैं। सपोज हमने लिखा यहाँ पे div टैग का हम यूज करेंगे, और हम एक लाइन लिख लेते हैं, अ कंप्यूटर इज एन ये हमने यहाँ पर कुछ डेटा लिख लिया है और इसी को हम कॉपी कर ले रहे हैं। थोड़ा सा ज्यादा डेटा बना ले रहे हैं क्योंकि अब ब्लॉक के फॉर्म में आपको डेटा देखना है तो कम से कम कुछ तो डेटा हो आपके पास। तो ये हमने डेटा बनाया है यहाँ पर, और लास्ट में हमने यहाँ पर div टैग को क्लोज कर दिया, क्योंकि div हमारा एक कंटेनर टैग होता है जिसको ओपन करना और क्लोज करना मैंडेटरी होता है, कंपलसरी होता है। अब यहाँ पर हमने सबसे पहले अपना ये जो div ब्लॉक बनाया है इसी को हम अपना डिस्प्ले के हिसाब से कैसे चेंज कर सकते हैं या क्या क्या इसकी स्टाइलिंग कर सकते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले हम इस डिवीजन की हाइट और विड्थ भी डिफाइन कर सकते हैं। माने हम चाहें तो हम ये बता सकते हैं कि एक बॉक्स के फॉर्म में ये टेक्स्ट कैसे आएगा। तो उसके लिए कहाँ जाना होगा, स्टाइल टैग में आपको आना होगा। यहाँ पर यहाँ आप फिर शुरू करेंगे किसको, आपको जिस टैग की स्टाइलिंग करनी है उसी के लिए टैग का नाम लिख करके शुरू करेंगे। और यहाँ पर करली ब्रेसेस के पेयर के अंदर सबसे पहले हम चाहते हैं कि हम डिफाइन करें विड्थ। तो विड्थ हमने डिफाइन करी, यहाँ पर पिक्सेल्स में आप विड्थ डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कि 100 पिक्सेल्स का की चौड़ाई रखना चाहते हैं, और अपने बॉक्स की जो हाइट है वो हम रखना चाहते हैं, मान लीजिए इसको हमने 120 कर दिया और इसको हमने 100 पिक्सेल्स कर दिया। तो ये विड्थ और हाइट आपने डिफाइन करी। फिर आपको यहाँ पे डिस्प्ले स्टाइल देना पड़ेगा। डिस्प्ले में आपको लिखना होता है div के लिए ब्लॉक, ताकि एक ब्लॉक के फॉर्म में आपका कंटेंट यहाँ पर डिस्प्ले हो। फिर अब क्या है भाई, ये ब्लॉक के फॉर्म में तो टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो जब टेक्स्ट लिखा है तो उसका अलाइनमेंट भी डिफाइन करेंगे कि अलाइनमेंट कैसा हो। तो टेक्स्ट को अलाइनमेंट आप कैसा देना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है। फिलहाल हमने क्योंकि पैराग्राफ के फॉर्म में डेटा लिखा हुआ है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम अलाइनमेंट का यूज करेंगे ऑप्शन। और अलाइनमेंट जब आपको देना होता है तो उसके लिए हम लिखते हैं यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट अलाइन। और जैसा भी अलाइनमेंट देना है तो हमने कह दिया जस्टिफाई। जस्टिफाई अलाइनमेंट आप सबको अच्छे से पता है, एक ऐसा अलाइनमेंट होता है जो कि डेटा के राइट हैंड की एजेस को, डेटा के राइट हैंड के किनारों को, पैराग्राफ के राइट हैंड के किनारों को भी उतना ही इवन और स्मूथ कर देता है जितना लेफ्ट हैंड के एजेस होते हैं। अगर अभी आप देखें तो देखिए ये जो डेटा है इसमें लेफ्ट हैंड पर कितना अच्छा लग रहा है देखने में, एक सार है, पूरी हर लाइन एक जगह से शुरू हो रही है, इवन एजेस। लेकिन अगर आप राइट हैंड पर ध्यान दें तो कितने रफ एजेस हैं, है ना। कोई लाइन आगे खत्म हुई है, कोई लाइन पीछे ही रह गई, क्योंकि शब्दों के हिसाब से लाइनों के एंड होते हैं। अगर शब्द बड़ा है उस लाइन में नहीं आ पाया तो अगली लाइन में चला जाएगा, जिसकी वजह से लाइन ही छोटी रह गई। तो राइट हैंड के एजेस जो होते हैं वो बड़े अनइवन और रफ होते हैं, ये देखने में बड़े भद्दे लगते हैं। हम चाहते हैं
कि ये एजेस हमारे स्मूथ हो जाएं, बिल्कुल उतने जैसे ये राइट हैंड लेफ्ट हैंड के। तो राइट हैंड के एजेस को भी इवन और स्मूथ करने के लिए हम अलाइनमेंट देते हैं जस्टिफाई। आप सबको पता है कि वर्ड प्रोसेसर या राइटर या जहां भी आपको जस्टिफाई अलाइनमेंट देना होता है तो उसके लिए कंट्रोल जे आप शॉर्टकट यूज करते हैं डेटा को सिलेक्ट करके, और वो अलाइनमेंट आ जाता है। यहाँ आपको लिखना पड़ता है टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई जो भी आपको देना है। अब अगर आप चाहते हैं कि बैकग्राउंड को कोई कलर देना है इस ब्लॉक को, तो बैकग्राउंड कलर देने के लिए आप यहाँ पर फिर बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। मान लीजिए बैकग्राउंड कलर हमने कहा कि हमको चाहिए बैकग्राउंड कलर सियान, और टेक्स्ट का कलर हम क्या रखना चाहते हैं तो कलर दे देंगे, और यहाँ पर कोई भी एक कलर डिफाइन कर देंगे। तो अभी हम सारी चीजें दी हैं। अब हम देखते हैं कि ये चीज हमारे इस कंटेंट पर कैसे अप्लाई होती है। इसके लिए सबसे पहले हम फाइल को सेव करेंगे। नाम जो भी हमें देना है वो हमारी मर्जी। तो यहाँ पर हमने क्या दिया, .html, बस इसको रख के सेव करेंगे। और यहाँ पर अब हम ब्राउजर विंडो पे जाएंगे, अपनी फाइल को देखेंगे CSS, और यहाँ से हम ब्राउजर विंडो में आएंगे। और ये देखिए इसने ब्लॉक में ऐसा टेक्स्ट दिखाया। तो क्यों दिखाया उसने ऐसा टेक्स्ट? क्योंकि हमने जो हाइट और विड्थ दी थी उसके हिसाब से ही उसने हमारे कंटेंट को अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर दिया। तो यहाँ पर देखिए जस्टिफाई अलाइनमेंट हो गया, इसकी वजह से एजेस तो सही आ गए। हालांकि जो हमने ये हाइट विड्थ दी है वो हमारे कंटेंट के हिसाब से सही नहीं है। भाई हमने 100 बाई 120 या कुछ ऐसा किया था, तो एक्चुअली आप जो बैकग्राउंड कलर जितने हिस्से देख रहे हैं उतना ही है, ब्लॉक उतने ही हिस्से में बना है। ये बात अलग है कि हमने टेक्स्ट उस ब्लॉक से ज्यादा लिखा हुआ है जो हाइट विड्थ दी है, तो वो टेक्स्ट जो है ओवरफ्लो करके उसी के नीचे आ गया है। तो अगर आपको भी चाहिए कि भाई पूरा टेक्स्ट उसी ब्लॉक में आए, तो आपको ब्लॉक की हाइट और विड्थ को यहाँ पर चेंज करना होगा, और उसके लिए आपको यहाँ आना होगा। तो हमने कहा ठीक है, चौड़ाई हम पहले थोड़ी बढ़ा देते हैं, चौड़ाई हम 300 पिक्सल्स कर देते हैं, और हाइट अभी हम 100 ही रखते हैं। हम इसे सेव कर रहे हैं, और सेव करके फिर से हम अपने ब्राउजर विंडो में जाके देखेंगे कि क्या विड्थ चेंज करने से सही हो गया। हाँ हो गया, काफी हद तक सही हो गया। थोड़ी सी हमें अभी हाइट बढ़ानी पड़ेगी। अब अगर हाइट बढ़ानी है तो भी हमारी मर्जी है, विड्थ बढ़ानी है तो भी हमारी मर्जी है, मतलब ये तो हम ही को सोचना है। तो हमने कहा थोड़ा सा हम हाइट भी बढ़ाएंगे, हाइट हम थोड़ी सी कम करना चाहते हैं, विड्थ को हम थोड़ा और बढ़ा देते हैं। तो हमने कहा इसको यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हम इसे 500 कर देते हैं, और विड्थ हम चलिए इतनी देखते हैं। तो मतलब काम करने से पहले देखिए कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है, ये आपको चेंज करके देखना ही पड़ेगा। अब जैसे अब सब कुछ ठीक है, सिर्फ 2 लाइनों का जा रहा है, और हम जितना चौड़ा रखना चाहते थे ब्लॉक उतना ही है भी, तो बस क्या करेंगे, थोड़ी सी अपने इस ब्लॉक की हाइट को बढ़ा देंगे। 100 पिक्सल्स है, हम इसे 120 पिक्सल्स करके देख लेंगे कि क्या ये 120 पिक्सल्स करने पर हो रहा है। साथ ही साथ अगर हम चाहते हैं कि जो कंटेंट हमारा उसमें लिखा हुआ है उसकी फॉर्मेटिंग भी करना चाहते हैं, तो कलर तो हमने ब्लू दे ही दिया है, और हम क्या कर सकते हैं, बाकी अलाइनमेंट आपने कर दिया यहाँ पर जस्टिफाई। आप बाकी इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि फॉन्ट डिफरेंट हो तो आप फॉन्ट फैमिली दीजिए, जो भी फॉन्ट आपने देना चाहते हैं। तो हमने कहा मान लीजिए फॉन्ट हम देना चाहते हैं एजेंसी FB, ये एक फॉन्ट का नाम है। उसके अलावा और क्या दे सकते हैं, मान लीजिए अब आपने कहा कि कलर तो हम फॉन्ट पहले फॉन्ट को दे ही चुके हैं, तो ये हमने कर दिया। चलिए ज्यादा फॉर्मेटिंग नहीं करते, सेव करेंगे, यहाँ आएंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो देखिए ये एग्जैक्टली हमारा जो है यहाँ पर आ गया है। फॉन्ट का साइज अगर आपको बढ़ाना है तो बढ़ाने के लिए आपको यहाँ पर फॉन्ट साइज देना पड़ेगा, और मान लीजिए आपने कहा 15 पिक्सल्स लिखिए। तो ये भी हमें सेव करेंगे, चेक करना पड़ेगा कि जो फॉन्ट का साइज हम यहाँ दे रहे हैं उसमें हमारा ये टेक्स्ट एडजस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये 15 पिक्सल्स हमारा कम हो गया, इसको हम यहाँ पर 25 पिक्सल्स कर देते हैं। सेव करेंगे, यहाँ आएंगे, और तो इस तरह से आप अकॉर्डिंगली चेंजेस देखते रहते हैं। हाइट अब आपको ज्यादा लग रही है कि ज्यादा करनी है तो कर दीजिए। तो ये सब जो है आपकी ये ब्लॉक की प्रॉपर्टीज हैं
जिसमें आप टेक्स्ट को एक ब्लॉक के फॉर्म में रखते हैं। DIV टैग के अंदर आपको ये सारा काम करना होता है, और आप इसको बॉर्डर वॉर्डर जो भी देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि बॉर्डर नहीं दे सकते। बॉर्डर इसको भी देना है तो दे दीजिए। बॉर्डर, पहले बॉर्डर कलर अगर देना है तो बॉर्डर कलर मान लीजिए हमने दे दिया रेड। फिर बॉर्डर स्टाइल देना है तो यहाँ पे क्या दिया, डॉटेड, ये दिया। सेव कीजिए। बॉर्डर विड्थ अगर देनी है, बॉर्डर विड्थ दे दीजिए 5 पिक्सेल्स की बॉर्डर विड्थ। सेव कीजिए। यहाँ आइए और यहाँ करके रिफ्रेश करके आप देख सकते हैं कि क्या चेंजेस आपने दिए हुए हैं। डॉटेड बॉर्डर दिया है हमने। अच्छा, ये बॉटम स्टाइल हो गया। ये देखिए, इस तरह से आप पूरे बॉक्स के फॉर्म में अपने डेटा को दिखा सकते हैं और उसको बॉर्डर वॉर्डर पूरा चीजें आप ये दे सकते हैं। DIV ब्लॉक के थ्रू आपने ये काम किया है। तो ये डिस्प्ले प्रॉपर्टीज थी DIV ब्लॉक की, हमने देखी आज। इस पूरी स्क्रीन का आप चाहे तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जब ले लें तो बता दीजिएगा। यस मैम, डन। ओके, तो ये हमने ब्लॉक प्रॉपर्टीज देखी है। दूसरा हमने आपको यहाँ बॉर्डर प्रॉपर्टीज बताई, किसी भी टेक्स्ट की आप देना चाहें। फिर उसके अलावा हमने यहाँ पर बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज के साथ में ये अटैचमेंट का आपको बताया था। अच्छा, ये थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करा है। तो ये सब चीजें हैं, आज इतना ही करते हैं। ये चीज आप लोग ट्राई करके देख लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज डू लेट मी नो इन नेक्स्ट सेशन। बट आई होप कि अगर आप 2-3 बार ठीक से देख करके और इसे लिखेंगे तो सारी चीजें सही हो जाएंगी। क्योंकि नोटपैड प्लस प्लस लेकिन आपके सिस्टम में होना चाहिए। स्वाति, आप भी नोटपैड प्लस प्लस नाम का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिएगा, और नोटपैड प्लस प्लस में ही ये काम आपको करना है। अच्छा, ओके मैम। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल। ओके। ओके जी।